क्लास 9 से क्लास 11th में आ गए हैं और अगर केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अभी भी आपको प्रॉब्लम है या फिर आज की डेट में हमें एटमिक स्ट्रक्चर कैसा दिखता है और वो किन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए होने वाली है। सभी बच्चे जो कि क्लास 11th में भी पढ़ रहे हैं और उनको केमिस्ट्री में खासकर इस टॉपिक में डाउट है या कोई कंफ्यूजन है, तो जितने भी बच्चे इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं या जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, जो हमारे पास होता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एक एटम का, तो आज हम लोग इसी टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चाहे आपने पहले से इसे पढ़ रखा है या आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो सभी बच्चों के लिए वीडियो उतनी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, इसमें आपके पास एक टर्म आ रही है जिसका नाम है क्वांटम। तो सबसे पहले इसी चीज पे चलते हैं कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है अपने पास, ये मॉडल दिया किसने था और इस मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, अगर मैं यहाँ पर आपके पास बात करूं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की, तो उसमें सबसे पहले आपके पास टर्म आ रही है नीड फॉर क्वांटम मैकेनिक्स, कि आपको ये क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ रही है और ये क्वांटम मैकेनिक्स है क्या। हमारे पास अभी तक जितनी भी मैकेनिक्स आप लोगों ने पढ़ी है वो सारी की सारी बेस्ड होती है न्यूटन पे। तो न्यूटन के मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या है, वहां पर आपने पढ़े हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, जिसके ऊपर आपने कई सारे क्वेश्चंस भी करे होंगे। एक एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अब तक जितने भी आज तक क्वेश्चन किए हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे, इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन करते हुए क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस में मेरे पास जिन बॉडीज का मास दे रखा है, उनकी डिस्टेंस की बात हो रही है, उनकी वेलोसिटी की बात हो रही है, वो बॉडीज कौन कौन सी हैं? या तो वहां पे लिखा होता है कार, ट्रक, इवन मैं यहां पर बात कर सकता हूं सन की, मून की एंड अर्थ की भी। अब ये जो सभी बॉडीज हैं जो मैंने यहां पर लिखी है, इन सभी बॉडीज में एक चीज खास है कि इन सभी बॉडीज का मेरे पास जो मास है वो कैसा है, मैं कह सकता हूं ये सभी कंसीडरेबल मास वाली हैं। कंसीडरेबल मास का मतलब है कि एटलीस्ट इनका जो मास है वो आप लोग देख के पता तो लगा सकते हो कि हाँ, ये बॉडी दिखने में जो है इसका मास काफी ज्यादा लग रहा है, मतलब बड़ी है, मेरे आंखों को दिख रही है। क्या आज तक कभी भी आपने ये जो न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या इसको कभी आपने इलेक्ट्रॉन के क्वेश्चन पे या प्रोटॉन के क्वेश्चन पे, मतलब जो बॉडीज बहुत ही छोटी हैं, अगर मैं इसकी भी बात करूं जो आप यहाँ पे कंसीडरेबल मास बोल रहे हो ना, जैसे कार है, ट्रक है, सन है, मून है, इससे छोटी भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऐसे एग्जांपल लेते हैं गोल्फ बॉल का। ये जो गोल्फ बॉल होती है, अगर वो बहुत स्पीड से मूव कर रही है, कोई आपके पास यहाँ पर क्रिकेट बॉल है जो कि काफी ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है, ऐसे क्वेश्चंस आपने कितने ही किए होंगे। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो क्वांटिटी में आपने ये क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, जबकि जिन क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन जो कि बॉल से रिलेटेड होते हैं और उस बॉल में भी जहां पर आपके पास बॉडी की वेलोसिटी हाई है, ऐसे क्वेश्चंस की अपने पास अमाउंट क्या रही है, बहुत कम रही है, जो कि इससे पहले आप फिजिक्स में करके आए हो। और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जहां पर भी मूवमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इसके क्वेश्चन तो कभी भी आपने इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करते हुए देखे ही नहीं होंगे। क्या रीजन है इसका कि ऐसा कभी हमें पढ़ाया ही नहीं, या ऐसा है कि एग्जामिनर पे क्वेश्चन ही नहीं है इसके ऊपर बनाने को, या ऐसा कभी होता ही नहीं, हमारे पास नेचुरल प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के क्वेश्चन ही नहीं होते हैं। देखो, ऐसा है कि क्वेश्चन इसके होते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन में ना हम न्यूटन की मैकेनिक्स जो है या फिर मैं बोलूं इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हम लोग नहीं लगा सकते। उसके पीछे एक रीजन है। उसके पीछे रीजन क्या है कि अगर बॉडी का मेरे पास, मैं नेचर की बात करूं, तो अभी जब भी मैं बात कर रहा हूं ना मास की, तो मास का मतलब है मैं बॉडी के पार्टिकल नेचर की बात कर रहा हूं। और आपको पता ही होगा कि हमारे पास कोई भी बॉडी है या कोई भी मैटर है, उसका डुअल नेचर होता है। ठीक है, अब ये डुअल नेचर का मतलब यहां पर क्या है, देखो मेरे को बताओ ये डुअल नेचर क्या है। डुअल नेचर का मतलब है कि बॉडी का पार्टिकल नेचर भी है, जो कि अब तक आपकी इमेजिनेशन में था, जिसके बारे में अभी तक आप सोच रहे थे। मैं जब भी मास बोल रहा हूं तो हर किसी ने पार्टिकल ही इमेजिन करा होगा, लेकिन उसी के साथ साथ बॉडी का वेव नेचर भी है। तो आपने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना इससे पहले फिजिक्स में, वो सारे के सारे किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, वो बेस्ड होते हैं अपने पास पार्टिकल नेचर पे। वहां पर हम लोग किसकी बात नहीं करते हैं, वहां पर हम लोग कभी भी ये जो वेव नेचर है बॉडी का, इसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि ये जो वेव नेचर है, इस वेव नेचर की शुरुआत कहां से हुई थी? इस वेव नेचर की शुरुआत आपके पास हुई थी डी ब्रोगली से। आपको पता ही होगा हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डी ब्रोगली। तो ये जो डी ब्रोगली हैं, ये डी ब्रोगली ने क्या करा था, डी ब्रोगली ने आपको बताया था कि जिन बॉडीज का मास ज्यादा है या जिस बॉडी के पास पार्टिकल नेचर ज्यादा है, उसका वेव मोशन जो है वो मेरे पास मिनिमल होगा या ना के बराबर होगा। मतलब मैं उसको कभी भी एज अ वेव डिफाइन नहीं करूंगा। लेकिन जिन बॉडीज का मास बहुत कम है, ना के बराबर है, एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आप ले सकते हो, तो इन बॉडीज के पास जो पार्टिकल नेचर है वो कम है और इन बॉडीज का जो वेव नेचर है वो ज्यादा है। जैसे जो इलेक्ट्रॉन है,
अगर इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना है अब के हिसाब से, मैं आपको बता रहा हूं, अगर डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग चले तो इलेक्ट्रॉन को अगर मैं पार्टिकल की तरह डिस्क्राइब करना चाहूं तो ये एक बेटर चीज नहीं होगी। मुझे इलेक्ट्रॉन को किसकी तरह डिस्क्राइब करना पड़ेगा, अब एक वेव की तरह। और यहीं से इन्होंने अपनी एक इक्वेशन भी दी थी डी ब्रोगली की। अपने पास जो इक्वेशन रहती है डी ब्रोगली की इक्वेशन की बात करते हैं, जहां से आती थी डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो होती थी लैम्डा इक्वल्स टू h बाय mv। यही है मेरे पास डी ब्रोगलीस इक्वेशन या डी ब्रोगलीस वेवलेंथ। अभी जो डी ब्रोगली की वेवलेंथ है, यहाँ पर अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अपने पास मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है, जिस भी बॉडी का मास ज्यादा है उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है वो कम से कम आएगी, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में चल रहे हैं। जिन बॉडीज का मास कम है उसकी जो वेवलेंथ है उससे एसोसिएटेड वो ज्यादा से ज्यादा आएगी, मतलब वहां पर वेव नेचर ज्यादा होगा जहां मास कम है। तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इनके जो मासेस है वो कैसे होते हैं, आपको पता ही होगा कि इसके जो मास है वो नेग्लिजिबल मासेस हम लोग लेते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, इसके वेव नेचर से, ना कि पार्टिकल नेचर से। और न्यूटन की जो मैकेनिक्स चल रही है, न्यूटन की मैकेनिक्स पूरी की पूरी किसके ऊपर चल रही है, बॉडी के पार्टिकल नेचर के ऊपर। और अगर ये पार्टिकल नेचर के ऊपर चल रही है तो मैं इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैं न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं कर सकता हूं। तो वहां से फिर साइंटिस्ट को एक बात समझ आई कि अगर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या इवन मैं बोलूं एटॉमिक स्ट्रक्चर को अगर समझना है तो मेरे को एक नया मॉडल चाहिए एटम का, जिसके लिए आपको एक नई फिजिक्स की यहां पर ब्रांच बनानी पड़ी, और उसी का नाम था क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स हेवनली बॉडी के साथ डील नहीं करेगी, ये किसके साथ डील करेगी, आपके पास माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ। क्योंकि जो न्यूटन्स मैकेनिक्स है वो किस पे काम करती है, वो काम करती है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे, और ये काम करती है आपके पास माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, जो अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स है किसके लिए है, ये माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए है या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो ये दोनों बातों में फर्क है। तो आज आप ये चीज यहां पे बिल्कुल समझ लेना कि अब से हम लोग चैप्टर में जहां भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की बात करेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन को बेहतर डिस्क्राइब किया जाएगा, ना कि उसके पार्टिकल नेचर से। चलो, इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं जहां से आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई है, और इसका नाम है श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। देखो ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या है, और ये श्रोडिंजर ने वेव इक्वेशन के लिए मैं आपको एक खास चीज बता देता हूं। श्रोडिंजर ने जो वेव इक्वेशन दी थी ना, वो आपको दी थी ईयर 1926 में। तो इन्होंने ईयर 1926 में जो अपने पास ये इक्वेशन दी है, ये क्यों इनको बनानी पड़ी, इनको भी आइडिया कैसे आया, क्योंकि जो डी ब्रोगली की वेवलेंथ है, जो डी ब्रोगली की इक्वेशन है, अगर मैं उसका ईयर आपको बताऊं तो डी ब्रोगली ने आपको जो इक्वेशन दी थी लैम्डा इक्वल्स टू h बाय mv, जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी, वो ईयर 1924 में मिली थी। तो वहां से बिल्कुल एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो गई थी कि अपने पास ये जो पार्टिकल नेचर है ना, उसके साथ साथ वेव नेचर वाली चीज, ये सभी के लिए नहीं थी। लोगों ने अभी इसके बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं करी थी, साइंटिस्ट के पास भी कोई ज्यादा एविडेंस नहीं थे, पर अगर डी ब्रोगली ने बात बोली थी तो उन्होंने उसका एक एविडेंस दिया था आपको पूरा। तो अब ये जब 1924 में ये चीज आई, तो 1924 के बाद फिर उसी के 2 साल बाद 1926 में श्रोडिंजर ने अपनी एक वेव इक्वेशन जो है वो आगे रख दी, और इन्होंने बोला कि जैसे आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाते हो न्यूटन की, जो कि होती है अपने पास s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर मैं s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर की बात करूं तो इसमें आप एक चीज नोटिस करो कि ये इक्वेशंस आप किन क्वेश्चंस में यूज करते थे। अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत भी, तो s का मतलब है कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, और u का मतलब है बॉडी की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब मैं सेम टाइम पे बॉडी की पोजीशन और बॉडी की वेलोसिटी को यहां पर कोरिलेट कर रहा हूं। ठीक है, मतलब एक ही बारी में दोनों चीजों को एक साथ रख के 100% एक्यूरेसी के साथ क्या कर रहा हूं, कैलकुलेट करना चाहता हूं। लेकिन अगर आपके पास हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करें, तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो बिल्कुल इसके अगेंस्ट था। वो कहता था कि किसी भी बॉडी की अगर आपको वेलोसिटी और उसकी डिस्प्लेसमेंट या मैं बोलूं उसकी पोजीशन अगर मेंशन करनी है या मेजर करनी है एक्यूरेटली, तो आप साइमल्टेनियसली दोनों चीजों को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए इसके हिसाब से अब हम यहाँ पर केमिस्ट्री में अपने जितने भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो श्रोडिंजर ने बोला इसका मतलब है कि मेरे को कोई नई चीज चाहिए, मेरे को एक इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए जो कि किस पे बेस्ड हो, पार्टिकल नेचर पे ना बेस्ड हो, वो किस पे बेस्ड हो, आपके पास वेव नेचर पे। तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, इस इक्वेशन को समझते हैं। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव ले रखा है, ठीक है, d2 साई बाई dx स्क्वायर, फिर सिमिलरली y और z के साथ लिया है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड क्लियर कर देता हूँ, ये एक्स वाई जेड क्या है। अगर मैं एक्स वाई जेड को देखूं तो ये एक्स वाई जेड क्या है, ये एक्स वाई जेड आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं।
और ये एक्स वाई जेड किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि एक 3D स्पेस में डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और ध्यान रहे इलेक्ट्रॉन एज अ वेव, यहां पर वेव की बात होगी, पार्टिकल की बात नहीं करेंगे। तो एक्स वाई जेड हो गए मेरे पास कोऑर्डिनेट्स। फिर ठीक है, अगली चीज पे आ जाते हैं। चलो अब अगली चीज देखें। तो यहां पर ये जो सिंबल है, सबसे पहली बात आप ध्यान रखना है, सिंबल को हम लोग बोलते हैं साई, लिखते हैं पीएसआई है, जो कि प्रेशर की भी एक यूनिट होती है। तो ये जो पीएसआई है आपके पास साई है। अब ये क्या है, ये मेरे पास वेव का एम्पलीट्यूड है। और किसकी वेव का एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड। तो साई आपको किसके बारे में बता रहा है, साई आपको बता रहा है यहां पर एम्पलीट्यूड के बारे में। और ये एम्पलीट्यूड किसका होगा, आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन वेव का, क्योंकि वेव्स के ही एम्पलीट्यूड होते हैं। ठीक है, तो ये जो साई हो गया आपके पास, ये साई क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे एम्पलीट्यूड हो गया। और इसके साथ साथ यहाँ पर अब जो बाकी बची हुई चीजें, ये मास क्या हो गया, मास किसका है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन का। एच का मतलब आप जानते ही हो, एच आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है। और प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या बचा है, एक टर्म बची है मेरे पास ई। ये जो ई है आपके पास, ये टोटल एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉन की। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो वी लिखा है, वी क्या है, वी है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये भी पोटेंशियल एनर्जी किसकी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की। तो जब इस इक्वेशन को उन्होंने सॉल्व करा, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके उन्होंने बताया कि यहां से मेरे पास साई की, और एक यहाँ पर एक और फंक्शन अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो है साई स्क्वायर, इन दोनों की कुछ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आई। तो अब इसकी अपने पास क्या इंपॉर्टेंस रहती है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। बाकी आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे ज्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में इस चीज के ऊपर क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, ना ही इसमें कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछेंगे। ठीक है, यहां पर अपने पास सिर्फ क्या है कि इन्होंने जितने भी यहाँ पर अपने पास कॉन्स्टेंट्स यूज करें या जो टर्म्स यूज करें, इसका मतलब क्या है और ये क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है। देखो मैं आपको एक चीज यहां पर बताता हूं कि ये जो इक्वेशन आप अभी पढ़ रहे हो, ये श्रोडिंगर की जो वेव इक्वेशन है, इसमें मैंने बोला एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये पूरा इस तरीके से इस फॉर्म में लिखा हुआ है। इसकी मेरे पास एक दूसरी फॉर्म भी होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, और वो अगर मैं आपको बोलूं तो इसकी जो दूसरी फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से आप लिखी हुई देखोगे। तो कुछ इस तरीके से आप यहां पर इसको लिखा हुआ देखोगे अपने पास। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो ये भी आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही है, लेकिन ये जो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है, ये आपके पास इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, जहां पर इस वाली क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं, जो एच के ऊपर आप यहां पर कैप देख रहे हो, ये मेरे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, ये आपके पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। अब ये जो ऑपरेटर यहां पर यूज हो रहा है, सबसे पहली चीज तो यही हो गई कि ये ऑपरेटर होता क्या है। ऑपरेटर टर्म पे चलते हैं अपने पास, ये ऑपरेटर टर्म क्या है। देखो अगर मैं ऑपरेटर की बात करूं तो ऑपरेटर्स जो है अपने पास मैथ्स में, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो जिन बच्चों ने पढ़ रखा है ऑपरेटर के बारे में, जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया है, उनको तो खैर ये चीज पता ही होगी ऑपरेटर की, बट जिनको नहीं भी पता है, मैं ऑपरेटर के बारे में आपको एक बार यहां पर समझा देता हूं। ऑपरेटर को समझते हैं। देखो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे पास, ऑपरेटर्स आपके पास एक मैथमेटिकल कमांड है जो कि किसी एक फंक्शन को दी जाएगी, जिसके बाद एक और फंक्शन आपके पास निकल करके आएगा। तो ऑपरेटर्स की अगर मैं बात करूं तो ऑपरेटर्स क्या हो गए अपने पास, कमांड्स गिवन टू अ फंक्शन, कि किसी भी फंक्शन को हम लोग जो कमांड दे रहे हैं, ये उसको क्या बनाता है, उसको आपके पास यहाँ पर ऑपरेटर। तो ऑपरेटर किसका काम कर रहे हैं, कमांड देने का, जो कि किसी फंक्शन को दी जाएगी और उसके बाद एक और फंक्शन आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इट गिव्स अनदर फंक्शन। देखो अब इसको आपको मैं एक बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। सोचो मैं यहां पर लिखता हूं, एक नंबर था मेरे पास, मैं यहां पर नंबर इमेजिन करता हूं। चलो एग्जांपल लेके चलते हैं 16x स्क्वायर का। मैथ्स में हम सभी लोग अलजेब्रा करते हैं, एक यहां पर टर्म कंसीडर करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 16x स्क्वायर। अगर मैं देखूं तो ये अभी एक फंक्शन है। अभी ये फंक्शन क्यों है, क्यों मैं इसको फंक्शन कह सकता हूं, वाई इट इज कॉल्ड एज fx, क्योंकि आप x की वैल्यूज पुट करते रहो, आपके आंसर आते रहेंगे। इस फंक्शन की जो वैल्यूज है वो x पे ही तो डिपेंड करेंगी, आप 1 करो 2 करो 0 पुट करो, आंसर देता रहेगा। मैं कहता हूं ये जो नंबर था 16x स्क्वायर, मैंने आपको एक कमांड दी। क्या कमांड दी, इसका स्क्वायर रूट कर दो। तो फंक्शन को क्या दी गई, यहां पर एक कमांड दी गई, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा x। तो मेरे पास क्या निकल करके आया आंसर, यहां से 4x। अब आप इस 4x को देखो, ये भी तो अपने आप में एक फंक्शन ही है। अगर आप इसको देखोगे तो ये भी क्या है, ये भी एक फंक्शन है। x की वैल्यूज आप पुट करते रहो, आंसर्स आते रहेंगे, तो ये भी एक फंक्शन हो गया। तो ये होते हैं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या है अपने पास, ये जो कमांड है जो कि किसी फंक्शन को दी जाएगी और उसके बाद भी आपको एक फंक्शन वहां पर आगे मिल जाएगा।
तो वो आप जो ऊपर वहां पर देख रहे हो वो भी श्रोडिंगर की ही वेव इक्वेशन है, लेकिन उस वेव इक्वेशन को आपको सॉल्व नहीं करना है, बाकी उसमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर रहता है, तो वो ऑपरेटर का काम क्या है, ये ऑपरेटर का अपने पास मीनिंग है। बाकी इस इक्वेशन में जितनी भी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। मुझे यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है मेरे लिए वो है साई, और उसके साथ साथ अब एक नई चीज की हम लोग बात करेंगे वो है साई स्क्वायर। देखो साई की बात करते हैं, जो मैंने साई को भी थोड़ी देर पहले बताया, ये तो हो गया आपके पास वेव एम्पलीट्यूड, और कौन सी वेव का एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रॉन एज अ वेव, ठीक है, ये वेव एम्पलीट्यूड है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, पहले तो इसी की बात करते हैं, साई स्क्वायर भी थोड़ी देर में समझेंगे। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, मुझे पढ़ाई क्यों रहे हैं ये। सबसे पहले एम्पलीट्यूड होता क्या है, एम्पलीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, जो भी आपका पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन से कितना ज्यादा डिस्प्लेस हो रखा है। तो ये आपको किसके बारे में बताएगा, ये आपको यहां पर बताएगा इलेक्ट्रॉन एज अ वेव के एम्पलीट्यूड के बारे में, या चलो आप अभी ऐसा समझ लो ये मुझे किसके बारे में बता सकता है, इंटेंसिटी के बारे में। क्यों बता सकते हैं इंटेंसिटी के बारे में, बिकॉज एम्पलीट्यूड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, ये आपने कभी साउंड चैप्टर में पढ़ा होगा। तो एम्पलीट्यूड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ द इंटेंसिटी के बारे में। तो इसका मतलब है कि ये जो वेव यहां पर मैं देख रहा हूं, ये जो वेव फंक्शन है विच इज कॉल्ड साई, ये एम्पलीट्यूड था, वेव एम्पलीट्यूड। और इसका मेनली काम क्या है, इसका मेनली काम अभी हम लोग समझ सकते हैं, इसका मेनली जो काम है अपने पास वो क्या बताना है, वो आपको बताना है किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी के बारे में। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को लेकर के चलते हैं एक 3 डायमेंशनल स्पेस में, क्योंकि भाई मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है अब उसको 2D स्पेस में ट्रीट नहीं कर रहे हैं हम लोग, अब हम उसको किस में ट्रीट कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो देखो जैसे हम एक 3 डायमेंशनल स्पेस की यहां पर बात करते हैं, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, ये हमारा एक नॉर्मल लिविंग रूम है, जैसे हम लोग रहते हैं वो क्यूबॉइडल या फिर क्यूब शेप का ही होता है। सोचो इसके अंदर आपने क्या करा, इसके अंदर आपने क्रेजी बॉल देखी होगी, जो बचपन में सभी ने क्रेजी बॉल से खेला होगा, जो कि काफी ज्यादा उछलती थी। वो बॉल आपने तेज से फेंक के दीवार पे मारी, अब वो बॉल क्या करेगी, वो बॉल यहां से टकरा करके कुछ इस तरीके से मोशन करती रहेगी, पर ये रूम छोड़ के वो बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। तो वो जो बॉल है वो बॉल जिगजैग करके पूरे रूम में घूम रही है, इधर उधर घूम रही है। अगर मैं देखूं तो बॉल की जो मूवमेंट है वो बहुत तेज अगर कर दी जाए, कितनी तेज कर दी जाए, जितना तेज आपके पास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जितनी उसकी वेलोसिटी है विच इज 2.18 into 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, अगर इतनी कर दी जाए तो आपको वो जो क्रेजी बॉल है वो कैसी दिखाई देगी, आप उसकी ट्रेल को इमेजिन करो, उसका ट्रेल कैसा रहेगा आपके सामने। क्या आप उसको एज अ पार्टिकल देख भी पाओगे या एज अ पार्टिकल जज भी कर पाओगे, जब तक कि मैं उसको बहुत हल्का ना कर दूं। वो कैसी, वो किसकी तरह ट्रीट होगी आपको, एक वेव की तरह। तो मैंने आपको जस्ट एक लॉजिकल सेंस में समझाया है। अब ये जो आपके पास क्रेजी बॉल थी वो इस रूम को छोड़ के बाहर नहीं जा सकती, ठीक है, वो मेरे को कहां मिलेगी, वो मेरे को इस पूरे रूम में ही अंदर ही मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि उसकी जो पोजीशन है, उसकी पोजीशन मेरे को पता है कि इस 3 डायमेंशनल स्पेस में फिक्स है, इसके बाहर ढूंढूंगा तो नहीं मिलेगी, कहां मिलेगी, हमेशा इसके अंदर ही मिलेगी। तो मैंने अब किस चीज की बात कर दी, यहां पर एक रीजन की बात कर दी। और ये रीजन क्या है, क्या ये रीजन मेरे को ये चीज बता रहा है कि आपकी वो जो बॉल थी उस रीजन में कितनी ज्यादा मिल सकती है किसी पोजीशन पे, कितनी कम मिल सकती है। अभी मैं इस फिगर को अगर और कंप्लीट करता जाऊं और मैं बोलूं कि ये इस तरीके से मैं यहां पर कई सारी लाइंस बना दूं, ठीक है, कि जब मूवमेंट्स नोटिस करी गई तो कुछ ऐसी मूवमेंट्स थी। तो अब आप एक रीजन देख सकते हो जहां पर ये जो लाइंस है ना, इन लाइंस की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होने का मतलब है कि यहां पर डेंस है रीजन बहुत। अगर ये रीजन बहुत ज्यादा डेंस है तो इसका मतलब है कि उस बॉल के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या इस रीजन में सबसे हाई है। तो यही काम होता है साई स्क्वायर का। ये साई स्क्वायर क्या करता है, ये साई स्क्वायर आपको बताता है प्रोबेबिलिटी। और ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी होगी, ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो ये है साई स्क्वायर का काम। तो साई का काम था वेव एम्पलीट्यूड बताने का या इंटेंसिटी बताने का, और साई स्क्वायर किस चीज के बारे में बताएगा, आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएगा इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की। तो अब आप इसी रूम को कन्वर्ट कर दो एक 3 डायमेंशनल स्पेस में, एक स्फेरिकल शेप में, क्योंकि जो एटॉमिक मॉडल है वो 2 डायमेंशनल मॉडल नहीं होता है। आप 2 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट यहां पर खत्म कर देना। जो ऑर्बिट्स आप बने हुए देखते हो ना, देखो ये ऑर्बिट क्या है, ये जो ऑर्बिट वो आपको बना करके दे रहे हैं वो इसलिए बना करके दे रहे हैं, आप एक इमेजिन करो कि आपके पास स्फेयर है। अगर आपके पास स्फेयर है तो इस स्फेयर की अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप मुझे इस स्फेयर के बारे में बताओ। ये आपके पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है। अब इसमें ये ऑर्बिट ही तो है जो आप ये वाली चीज देख रहे हो ये क्या है मेरे पास, ये एक ऑर्बिट है। पर स्फेयर कैसा है, स्फेयर तो मेरे पास एक 3D है। तो इस 3D मॉडल के अंदर, अब इस 3D मॉडल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो कैसे भी हो सकती है।
आ रही है बात समझ में? वो कैसे भी घूम सकता है। लेकिन अगर मैं इसकी बाउंड्री ट्रेस करूं, अगर मैं इस तरीके से बाउंड्री ट्रेस करूं तो मेरे को दो एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल जाएंगे कि ये कभी भी इस तरीके से घूमते हुए इसके बाहर नहीं जाएगा, और सिमिलरली ऐसे पूरी 3 डायमेंशनल में ट्रेस कर सकता हूं कि इसके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि एटम में कोई बाउंड्री नहीं होती। एटम की जो बाउंड्री तय हुई है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण तय हुई है, जो कि 3D में हो रहा है। तो वसलेट में जो आप ऑर्बिट देखते हो, वो ऑर्बिट क्या है? वो ऑर्बिट आपके पास उस बाउंड्री के बारे में बता रहा है कि इस 3D रीजन की ये बाउंड्री है जिसको छोड़ करके इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा अपने पास। तो ये जो साई स्क्वायर है, साई स्क्वायर का काम हो गया प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का इलेक्ट्रॉन मिलने की, और कहां पर मिलेगा इलेक्ट्रॉन आपको? एटम के अंदर। और वहीं पर जो साई है, वो साई का काम क्या है? साई का काम है इलेक्ट्रॉन एज अ वेव, उसकी एम्पलीट्यूड बताने में। नेक्स्ट आता है अब आपके पास यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो अब ऑर्बिट के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ऑर्बिट मैंने आपको बताया वो एक सर्कुलर पाथ है, वो 3D एक रीजन के अराउंड जो कि क्रिएट किया जा सकता है। अब आ जाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल पे। देखो अब आप इसको देख के थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि एक 3D आपके पास स्पेस है या एक 3D इमेज है जिसमें इलेक्ट्रॉन, ये जो पार्टिकल्स मेरे पास बने हुए इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर आपको मोशन कुछ इस तरीके से 3D स्पेस में दिखा रखा है। अगर मैं यहीं पर वही चीज करना चाहूं, अगर मैं इसकी बाउंड्री क्रिएट करना चाहूं, तो देखो बाउंड्री कैसे क्रिएट करेंगे आप देख सकते हो। अगर मैं ऐसे देखूं कि ऐसे में जो इसकी बाउंड्री है इस वाले मोशन के अकॉर्डिंग तो कुछ इस तरीके से आप इसकी बाउंड्री ले सकते हो कि हाँ भाई ये अपने पास इस वाले रीजन को छोड़ के बाहर नहीं जा रहे। जैसे मेरे पास ये 3D रीजन है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भी घूमे पर वो इस रीजन को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। तो ये जो रीजन है जो आती है पूरा यहाँ पे बना हुआ है, वो एक 3D रीजन है, ना कि 2D रीजन। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होती है? एटॉमिक ऑर्बिटल सबसे पहली बात तो आपके पास एक 3D रीजन है, ठीक है, 3D रीजन जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। या आप लिख सकते हो नियरली 90%। कि अगर मैं एटॉमिक ऑर्बिटल में ढूंढने जाऊंगा तो वहां पर मेरे को इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी दिखेगी? 90% के लगभग दिखेगी। तो ये जो ऑर्बिटल्स होती हैं, अगर मैं ऑर्बिटल्स की बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन किसके चक्कर लगाता है? हमेशा न्यूक्लियस के चक्कर लगाता है। अभी हम लोग उसको भी आगे यहाँ पर समझेंगे। तो अब आप एक चीज समझो कि आप ऑर्बिट का ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म कर दो, अब आप इसको ऑर्बिटल को समझना, जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस होते हैं और ऑर्बिटल्स के डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं। ठीक है, अभी आपकी नजर में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो कैसे भी घूम सकता है, वो इस तरीके से भी मोशन कर सकता है, ये 3D स्पेस में वो ऐसे भी मोशन कर सकता है, ठीक है, वो कुछ ऐसा मोशन भी कर सकता है 3D स्पेस में। तो उसके पास पूरी एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस है कवर करने के लिए, इसलिए श्रोडिंगर ने किसका यूज करा था? आपके पास एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स का। क्योंकि वेव क्या होती है? वेव आपके पास 3D स्पेस में डीलोकलाइज हो रखी होती है। डीलोकलाइजेशन का मतलब है कि रहेगी उसी स्पेस में, पोजीशन चेंज करेगी, उसको छोड़ के बाहर नहीं जाएगी। तो अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास 3D रीजन हो गया। प्रोबेबिलिटी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की मैंने कह दिया कितनी है? लगभग 90% की प्रोबेबिलिटी है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी टर्म क्यों डिफाइन कर रहे हैं, मतलब ये प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी को क्यों यूज करा? देखो आपको एक एग्जांपल देता हूं। सोचो मेरे पास कोई एक दिन है, नॉर्मल डे लेते हैं, मैं कहता हूं एक ट्यूसडे है, ठीक है, और मेरे पास उसी के बाद है वेंसडे। अभी जो ट्यूसडे और जो वेंसडे है, इन दोनों दिन के अपने पास जो वेदर कंडीशन है बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। ट्यूसडे को मेरे को देखने को मिलता है नो क्लाउड्स, और वेंसडे मेरे पास कैसा डे है? एक क्लाउडी डे है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि ट्यूसडे और वेंसडे में बारिश होने के क्या चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ अ रेन, रेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या आप यहां पर कहोगे जो ट्यूसडे था कि यहां पर कभी बारिश हो सकती है? आप कहोगे कि यहां पर जो रेन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरे अकॉर्डिंग कितनी है? 0%। कि भाई जब जो सूरज है वो बिल्कुल सर पे चमक रहा है, कोई बादल मेरे को दिख नहीं रहे, तो इस दिन प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बिल्कुल मेरे पास 0% होगी कि भाई यहां तो रेन होगी नहीं। लेकिन जहां मेरे को क्लाउड्स दिख रहे हैं, अब यहां पर बारिश होने के चांसेस कितने हो गए? अब यहां पर बारिश होने के चांसेस हो गए, मैं कहता हूं 50-50। भाई या तो होगी या नहीं होगी, है ना, हो सकता है ऐसा भी हो कि बादल आए और चले जाएं। लेकिन अब इसी चीज को थोड़ा सा और इंप्रोवाइज करते हैं, थोड़ा सा और इसको आगे की तरफ देखें। मैंने बोला है जो क्लाउड्स थे, क्लाउड में भी अगर आपने ध्यान दिया होगा, बादलों के जो रीजन है, अगर इसको आप ध्यान से समझोगे तो उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि डार्क कलर के क्लाउड्स होते हैं। अगर डार्क क्लाउड्स का रीजन है, तो डार्क क्लाउड्स का रीजन होने से क्या होता है? डार्क क्लाउड के रीजन होने से
जो प्रोबेबिलिटी है ना बारिश होने की, वो क्या होती चली जाती है, वो बढ़ती चली जाती है। कि अगर आपके पास जो बादल है, अगर उनका मैं कलर बोलूं यहाँ पर, तो वो कलर जितना ज्यादा डार्क होता जाएगा, जितने काले बादल आते चले जाएंगे, वैसे वैसे जो प्रोबेबिलिटी है रेन होने की वो बढ़ती चली जाएगी। तो इससे मेरे को समझ आएगा कि हाँ, मेरे को जो बारिश होने की जो संभावना है वो बढ़ रही है। तो सिमिलरली यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल में होगा। एटॉमिक ऑर्बिटल में जब आप इलेक्ट्रॉन ढूंढने जाओगे, वो तो 3D स्पेस है, वहां तो ऑर्बिटल, वहां तो आपको कहीं भी मिल सकता है ना इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैं बोल रहा हूं मेरे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं ऑर्बिटल में ढूंढूंगा तो 90% के आसपास प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन मिल ही जाएगा। तो इसलिए यहां पर प्रोबेबिलिटी वर्ड का यूज किया जाता है। ये प्रोबेबिलिटी क्या है? अब इसी चीज को अगर मैं आगे लेकर के जाऊं, यहां पर ये जो ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट है, तो देखो आप एक ऑर्बिटल को यहां पर अब समझने की कोशिश करना। ये मेरे पास जो यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है, ये पिक्चर क्या है? ये एक ऑर्बिटल की पिक्चर है। ध्यान रहे, इसको कोई 2D में इमेजिन नहीं करेगा, ये एक 3D पिक्चर है। ठीक है, एक 3D में इमेजिन करेंगे। आप इसको समझो एक स्फेयर है, फुटबॉल शेप की है ये। अब आप इसमें ध्यान दो, मेरे पास यहाँ पर दो रीजन है। एक रीजन तो ये बाउंड्री पे बन रहा है, जहां पर ये बहुत छोटे छोटे डॉट्स हैं। ठीक है, ये कैसे आए हैं? जैसे भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि मैंने एक क्रेजी बॉल फेंकी। ठीक है, आप मानो कि आपने जो वो क्रेजी बॉल फेंकी है ना, वो क्रेजी बॉल कैसे फेंकी है? कि स्फेरिकल रूम में फेंकी है। आपके पास एक स्फेरिकल रूम था जिसके अंदर आपने वो क्रेजी बॉल फेंकी, जो कि बहुत ही ज्यादा तेज मूव कर रही है। अब आप क्या कर रहे हो? आप उसके मल्टीपल पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो। जब आप इसकी मल्टीपल पिक्चर्स क्लिक करोगे, मैं कहता हूं आपने कितनी पिक्चर्स यहां पर क्लिक कर दी? आपने यहां पर जो पिक्चर्स क्लिक करी हैं वो हो गई आपके पास 1 मिलियन पिक्चर्स। ठीक है, ये 1 मिलियन फोटोज थी, और ये जो 1 मिलियन फोटोज हैं, जो इसकी इमेजेस हैं, आपने उठा करके एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर दिया, सबको एक साथ मिला दिया फोटोज को। तो जब आप उन फोटोज को मिलाओगे, तो आपको पता है स्फेरिकल रूम था, उसके अंदर वो क्रेजी बॉल अलग अलग जगह मूव कर रही है। तो जब आप उन सभी फोटोज को मिलाओगे, तो क्या आपको ऐसे ही दिखेगा? एक बार पार्टिकल यहाँ था, फिर यहाँ है, कुछ ऐसी पिक्चर्स आई। लेकिन अब इसमें खास बात यह है कि यहाँ तो दो रीजन बने हुए हैं। एक जगह यहां भी आपको ये डॉट पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, बाउंड्री पे भी देखने को मिल रहे हैं। कहां पर डेंसिटी हाई है? इन डॉट्स की। ये जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स हैं अपने पास इलेक्ट्रॉन। जो आप ये डॉट्स देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन है, और इसी के साथ इस पूरी पिक्चर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और इसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल। जैसे आपके पास क्लाउड होते हैं जहां से बारिश होती है, वैसे ये क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकेगा। कि भाई अगर मैं जाऊंगा ढूंढने इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में मिलेगा। अब आप ये रीजन देखो, ये रीजन तो पूरा खाली है। इस रीजन में अगर आप देखोगे तो डॉट्स हैं ही नहीं, ना के बराबर है। इसका मतलब इस पूरे रीजन में जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। ठीक है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन मिलने की। और सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां है इलेक्ट्रॉन मिलने की? सेंटर पर। यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये कौन सा रीजन रहा होगा अपने पास? ये न्यूक्लियस का रीजन रहा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड ही जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो हाई होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के अराउंड रहना चाहते हैं। फिर वैसे ही आपके पास ये बाउंड्री हो गई, ये बाउंड्री सरफेस हो गई इसकी, कि बाहर मैक्सिमम कितना जा सकता है। इसका मतलब है कि वो जो पार्टिकल जो मोशन कर रहे हैं ना, वो अपनी बाउंड्री स्ट्रेच कर रहे हैं यहां तक, पर इसके बाहर नहीं जा रहा। अब इसके अंदर मोशन कर रहा है, पर इसको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये बाउंड्री का काम कर रहे हैं? ये आपके पास बाउंड्री हो गई। तो बाउंड्री क्या है मेरे पास? बाउंड्री अपने पास वो रीजन है 3 डायमेंशनल स्पेस का, जो हम इमेजिन कर रहे हैं कि इसके बाहर वो पार्टिकल नहीं जा रहा है, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी आपके पास? यहाँ पर इस पूरे रीजन में कहीं भी इलेक्ट्रॉन आप ढूंढो, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। क्योंकि वो जो पिक्चर है, जो वो ऑर्बिटल पिक्चर आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन की, वो तो खत्म हो गई ना। डॉट डॉट जो पार्टिकल्स बने हुए, अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो वो तो खत्म हो गए, इसी रीजन के बाहर तो है ही नहीं। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो ये है आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो कि किस पे काम कर रही हैं आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन पे, कि इलेक्ट्रॉन मिलने की मेरे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी रहेगी, कम रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो ये था श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन का काम। ये काम किया श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन ने, उसने साई और साई स्क्वायर के बारे में आपको बताया। तो ध्यान रहे, जो साई स्क्वायर है, साई स्क्वायर बता रहे हैं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये जो रीजन है जहां पर आपके पास प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन मिलने की बिल्कुल 0 है, यहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 0, which is probability of finding an electron is 0। बाकी साई स्क्वायर बोलते हैं, तो साई स्क्वायर हो गया आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मिलने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है? आप न्यूक्लियस के पास चले जाओ, यहां पर जो साई स्क्वायर की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी वो भी कैसी आएगी? मैक्सिमम वैल्यू आपको यहां पर देखने को मिलेगी।
तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो अपने पास टॉपिक था वो यहाँ पे खत्म होता है, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल में हम लोग अभी सिर्फ इतना ही देखेंगे, बाकी इसमें नोड्स और रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स, ये सब चीजें जो होती है इंक्लूडिंग नोडल प्लेन, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग बिल्कुल अलग से समझेंगे उसकी शेप्स और वहां पर नोड और नोडल प्लेन्स की बात करेंगे। अभी सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन है इसमें ऑर्बिटल्स के बारे में। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। अगर मैं बोलूं तो स्कूल में जो एक क्वेश्चन है जो कि कई टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है इस चैप्टर का, वो है ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस, जिसके बारे में मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए। और अब मैं इतना कह सकता हूं कि जितना भी मैंने अभी अब तक आपको बताया इसमें आप ज्यादातर चीजें खुद ही आंसर कर दोगे। देखो ऑर्बिट आपको पता है कि ऑर्बिट के लिए आप क्या कहते थे, ऑर्बिट को आप कहते थे कि ये सर्कुलर पाथ होता है जिसमें हमें बताया गया इलेक्ट्रॉन घूमता है। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है? नहीं, वो सर्कुलर पाथ तो उसकी बाउंड्री की वजह से ट्रेस कर रहे हैं हम लोग, जबकि इलेक्ट्रॉन किस में मिलेगा मेरे को? एक एटॉमिक ऑर्बिटल में, विच इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस। तो अगर मैं ऑर्बिट की बात करूं तो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के 2 डायमेंशनल मोशन को बताता है और ऑर्बिटल किसके बारे में बताती है आपको? 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में। ऑर्बिट आपके पास वेल डिफाइंड स्ट्रक्चरल सर्कुलर पाथ है, जबकि जो ऑर्बिटल है आपके पास वो कैसा हो गया? ऑर्बिटल आपके पास एक 3D स्पेस हो गई। अब जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं तो ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या वेव कैरेक्टर के साथ चलता है? नहीं, वो वेव कैरेक्टर के साथ नहीं चलता। ऑर्बिट का जो आपके पास प्रिंसिपल है पूरा, वो किसके साथ चल रहा है? इसके पार्टिकल नेचर के साथ। जबकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास किसके ऊपर बेस्ड है? वो वेव कैरेक्टर के ऊपर चल रहा है। इसका मतलब ये किसके साथ चल रहा है अपने पास? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि कोई फास्ट मूविंग बॉडी है जिसका मास बहुत छोटा है तो मैं सेम टाइम पर उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता हूं। तो आई होप आपने टॉपिक पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा होगा तो आप जाकर के पुराने वीडियोस चेक कर सकते हो, उसमें आपको हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी मिल जाएगी। ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर एंड डिस्क लाइक, बिल्कुल सही। ऑर्बिट का शेप हमारे दिमाग में हमेशा से सर्कल की तरह डाला गया है, लेकिन जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल सर्कुलर शेप की नहीं होती है, ऑर्बिटल्स के अलग अलग शेप हो सकते हैं। ऑर्बिटल्स आपके पास स्फेरिकल भी हो सकती है, डंबल भी हो सकती है, डबल डंबल भी हो सकती है, और उनके नाम भी हैं। एस ऑर्बिटल है, पी है, डी है, एफ है। अगर मैं ऑर्बिट को देखूं तो ऑर्बिट को कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत नहीं है। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है वो जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही थी, इसके यहां पर कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होंगे, जबकि ऑर्बिटल्स के अपने पास क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स के डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल, क्योंकि जो एस ऑर्बिटल है ना ये स्फेरिकल शेप की थी। अब जो स्फेयर है या जो स्फेरिकल शेप है उसको डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक देने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? एक ऑर्बिट में आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्युमुलेट हो सकते हैं वो है 2n², ठीक है, जो कि अब तक आपने पढ़ी रखा है, हमेशा से 9th से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सिर्फ 2। तो ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, लेकिन ऑर्बिट के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो सकते हैं? अपने पास 2n²। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि है आपके पास फीचर्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। फीचर्स की बात करते हैं तो आपके पास ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, अगर मैं इसके सबसे पहले फीचर की बात करूं तो इसका सबसे पहला फीचर क्या है कि ये किस पे बेस्ड है? आपके पास पार्टिकल प्लस वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल और वेव नेचर दोनों की तरह ट्रीट किया गया और स्पेशली वेव नेचर की तरह ट्रीट किया गया है। इसका जो अपने पास दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है कि ये पूरा का पूरा मॉडल किसके हिसाब से समझाया गया है? ये किस पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन श्रोडिंजर्स इक्वेशन, ठीक है। ये अपने पास किस पर बेस्ड है? ये आपके पास बेस्ड है श्रोडिंजर की वेव इक्वेशन पर। और इसी वेव इक्वेशन में जहां पर हमने पढ़ा साई, ये किसके बारे में बता रहा था उस वेव इक्वेशन में? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ वेव। और साई स्क्वायर किसके बारे में बता रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गई अपने पास इसके कुछ फीचर्स, ठीक है। अब इसका जो फायदा है, इसका फायदा क्या है इस वेव इक्वेशन का? इसका फायदा ये था कि साई स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग, मैं बोलूं साई के करस्पॉन्डिंग साई स्क्वायर की कई वैल्यूज अपने पास बनती है जो कि प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएगी। अगर किसी ने साई स्क्वायर को बोल दिया कि साई स्क्वायर की वैल्यू 0 है, तो साई स्क्वायर की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहां पर है? वो इलेक्ट्रॉन आपके पास नोड में है। तो नोड मेरे पास एक रीजन होता है, वैसे एक नोडल प्लेन होता है। ये अपने पास एक ऐसा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन आपको कभी भी नहीं मिलेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। और अगर इसी साई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास अराउंड 90% आ रही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है? आपके पास ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ये तब होता है जब हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहां से सॉल्व करके ना करस्पॉन्डिंग साई और साई स्क्वायर की वैल्यूज निकाली जाती है, बट अभी वो चीज आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप यहां से ये चीजें समझो।
अब इधर से क्या हुआ, ये जो पूरा मॉडल है ये पार्टिकल वेव नेचर दोनों के बारे में बता रहा है, स्पेशली फोकस किस पे कर रहा है, वेव नेचर पे। तो यहां से कई सारी जो अपने पास कमियां थी वो दूर हो गई। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसके अकॉर्डेंस में है, क्योंकि अब आप क्या कर सकते हो, अब आप यहां पर इलेक्ट्रॉन को किसकी तरह ट्रीट कर रहे हो, एक वेव की तरह ट्रीट कर रहे हो, और अगर वेव की तरह ट्रीट करोगे तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ चलोगे कि मैं साइमल्टेनियसली बॉडी की पोजीशन और वेलोसिटी मेजर नहीं कर सकता हूं। तो ये थे अपने पास कुछ फीचर्स। किसके फीचर्स हो गए, ये हो गए अपने पास फीचर्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के, जो कि आज हमने इस वीडियो में पूरा पढ़ा। तो आई होप मैंने जितनी चीजें आज आपको पढ़ाई है यहाँ पे समझाया है, आपको अच्छे से समझ आया होगा। इनकेस अगर मेरे से कुछ मिस हो गया हो तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। और जो भी बच्चे इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपकी केमिस्ट्री का बिल्कुल बेस है। जब आपको एटम के बारे में ही नहीं पता होगा, एटम दिखता कैसे है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रह कहाँ रहा है, तो क्या तो आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर क्या न्यूमेरिकल और क्या बॉन्ड और क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इस क्वेश्चन और तो मेरा ये कहना है कि आप इन टॉपिक्स पे, इस चैप्टर पे अपना पर्टिकुलर एक अच्छा फोकस बना के रखना। बाकी हम जल्दी मिलेंगे हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में।